गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है वो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ज़िंदगी भर अगर आप कॉमर्स से जुड़े रहेंगे, कॉमर्स स्ट्रीम से, तो ये ज़िंदगी भर काम आने वाले हैं। भले ही और चैप्टर आए ना आए, लेकिन ये बेसिस जो हैं, आधार जो हैं अकाउंटिंग के, बहुत काम आने वाले हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम शुरू करते हैं। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या प्राप्त होने वाला है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये डिस्कशन है। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से। चलिए, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। होता क्या है कि कोई भी थ्योरी या कोई भी जिसे हम कहते हैं साइंस, जिसे हम बात करते हैं, तो इनको प्रूव करने के लिए यूनिवर्सली ट्रुथ यानी कि यूनिवर्सली फॉर्मेशन लाने के लिए क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जैसे हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इंडिया में भी जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सिमिलर होगा जैसा कि अमेरिका में होगा, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सामान नीचे ही गिरेगा, ऊपर तो नहीं जाएगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं कुछ, जो कि साइंस होता है। यानी कि साइंस में एक फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड अमाउंट के कॉम्बिनेशन से ये रिजल्ट आएगा। जैसे केमिस्ट्री में होता है, इतने अमाउंट का एक अगर हम कॉम्बिनेशन डालेंगे दूसरे जिसे हम कह सकते हैं केमिकल में, तो ये रिजल्ट आना चाहिए। तो यानी कि उसमें फिक्स होता है कि क्या रिजल्ट आएगा, कितने कॉम्पोनेंट से। यहाँ पर भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी नियम बनाए जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो ट्रुथ तो होते हैं, लेकिन सिचुएशन बेस्ड होते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अकाउंटिंग प्योर साइंस नहीं है, साइंस है, सिस्टमैटिक स्टडी है, लेकिन क्यों नहीं है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। हम किसी जिसे हम बोल सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करने जाते हैं, तो हमारा पहला उद्देश्य क्या होता है? हमारा पहला उद्देश्य होता है अर्निंग, पैसा कमाना। ठीक है, पैसा कमाना। तो नॉर्मली यानी कि मैक्सिमम का जितने ज़्यादा लोग होंगे उनका सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा? पैसा कमाना ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, वो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए भी जा सकते हैं, एक्सपीरियंस लेने भी जा सकते हैं। तो दीज आर सर्टेन प्रिंसिपल्स जो सब पे इक्वली लागू होते हैं, लेकिन मैक्सिमम पे ये लागू होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अब यहाँ पर आते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। अब मान लिया जाए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, और उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं अकाउंट्स मेंटेन करता हूँ अपनी मर्जी से मैं अकाउंट मेंटेन करने लगा। फिर क्या हुआ कि फिर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप अपने अकाउंट्स लेके आओ, तो गवर्नमेंट को आपके अकाउंट्स मिले। उसी तरह से वाई कंपनी वाला है, वो अपने तरीके से अकाउंट बनाए, जेड कंपनी वाला। तो यानी कि कोई भी अथॉरिटीज़ है जिसको ये चेक करना पड़ता है, जिसको ये टैक्स वगैरह के लिए या लीगल प्रोविजंस के लिए इनको चेक करना पड़ता है, तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। एक बंदा अलग तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करता है, दूसरा अलग तरीके से अकाउंट मेंटेन कर रहा है, चौथा अलग तरीके से मेंटेन कर रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पे अलग तरीके से मेंटेन हो रहा है। तो इससे क्या आ सकती है, डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, अलग अलग चेंजेस आते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जितने भी अकाउंट्स बनेंगे उनमें एक सिमिलैरिटी आ जाए, जिसके कारण उनका कंपैरिजन एज वेल एज उनका इवैल्यूएशन सही से बैठ पाए, हम कंपेयर कर पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या बनाए जाते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिसको फॉलो करना हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। उनको फॉलो करके ही अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके कारण यूनिफॉर्मिटी आ जाए। तो आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड सबके यूनिफॉर्म तरीके से बनाए जाएं, तो उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड विच आर जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशन। जनरली एक्सेप्टेड क्यों कहते हैं? ध्यान रखना, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये कोई साइंस तो है नहीं, प्योर साइंस। तो ये क्या हुआ कि प्रैक्टिस होती गई, लोगों ने कहा कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। यानी कि जो प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं, उन्होंने इनको स्वीकार किया कि हाँ ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो ठीक हैं, उनको स्वीकार किया जा सकता है। इसीलिए इसको बोला गया है जनरली एक्सेप्टेड। किसने एक्सेप्ट किया है? अकाउंटिंग प्रोफेशनल से। और ये क्या है, ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिसको अकाउंटिंग प्रोफेशन ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। किस रूप में? कि इनसे यूनिफॉर्मिटी लाई जाए अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने में। क्लियर बात हो गई। दीज रूल्स आर कॉल्ड
आर बाय डिफरेंट नेम्स सच एज, इसको प्रिंसिपल्स भी बोला जाता है, कंसेप्ट भी बोला जाता है, कन्वेंशन भी बोला जाता है, पोस्टुलेट्स भी बोला जाता है, एजम्पशंस और मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स भी बोला जाता है। देखिए अब क्या है, द टर्म प्रिंसिपल हैज बीन ड्रिवन फ्रॉम AICPA एज अ जनरल लॉ और रूल अडप्टेड और प्रोफेशन एज अ गाइड टू एन एक्शन अ सेटलमेंट ग्राउंड। ये वही थ्योरी है, इसके आगे जरूर आप पढ़ना। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे जनरेट हुए हैं। इंडिया में ICAI इसको मॉड्यूलेट करता है, ऑब्जर्व करता है। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी है, ये इसको क्या करता है, एजेंसी है जो अपने प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स को क्या करती है, मेंटेन करती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हम आगे देखेंगे, स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अभी हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नहीं। तो यहाँ पर कोई ये बॉडी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि इसको क्या करें, ऑब्जर्व करे, देखे कि भाई क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, और यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो हम आगे देखते हैं कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस बोला जाता है इनको, ठीक है। तो अब जो मेन चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। तो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट में हमारे पास क्या क्या है, यानी कि ऐसे कंसेप्ट, ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि हमें यानी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, और केवल अपने तरीके से वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाएगा। दे हैव टू फॉलो द सेम बेसिक दे प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स, जो अकाउंट मेंटेन करना जिनके लिए क्या है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो कौन कौन से हैं देखिएगा, मैं टिक लगाते जाऊँगा इसमें। देखिए, बिजनेस एंटिटी 1, मनी मेजरमेंट 2, गोइंग कंसर्न 3, अकाउंटिंग पीरियड 4, कॉस्ट कंसेप्ट 5, डुअल एस्पेक्ट 6, 7 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, 8 मैचिंग, 9 फुल डिस्क्लोजर, 10 कंसिस्टेंसी, 11 कंजर्वेटिज्म, 12 मटेरियलिटी और 13 ऑब्जेक्टिविटी। तो ये टोटल कितने हो गए, 13 कंसेप्ट्स बोल दो, इनको प्रिंसिपल्स बोल दो, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स बोलो। तो ये 13 हैं, इनको आपने समझना, जानना और एप्लीकेबिलिटी लाना, यानी कि आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाना चाहिए, तब जाके आपके क्या होंगे, अकाउंट्स मेंटेन किए जा सकते हैं। आप समझ पाओगे कि आगे की प्रोसीडिंग कैसे होती है। और मैं आपको प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स दैट एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मिनिमम, अगर अकाउंटिंग के थ्रू दे रहे हो तो अकाउंटिंग के फील्ड में इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है। 101% एक क्वेश्चन जरूर आएगा, अभी ही नहीं, ज़िंदगी भर जितने भी एग्ज़ाम आप दोगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला देखो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसको आप पूरे अच्छे से पढ़ना। मैं इसका ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, आपको समझाने की पूरी कोशिश मैं करूँगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या माना जाता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये मानता है कि दो एंटिटीज़ होती हैं। एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस को उसके ओनर से अलग मानता है। अंडर दिस कंसेप्ट बिजनेस हैज़ अ डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग। यहाँ पर कोई डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ किया गया, देखिए डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अलग, जिसे सेपरेट, अलग, सेपरेट भी बोला गया है, एंटिटी फ्रॉम ओनर। ओनर से अपनी एंटिटी क्या मानी जाएगी, अलग। जब भी हम अकाउंटिंग यानी रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे अकाउंट्स के, तो उस समय ये मान के चलेंगे कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और ओनर एक अलग एंटिटी है। सपोज एग्जांपल देखो क्या है, एक्स एक बिजनेसमैन है, एक इंडिविजुअल है, एक्स ने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्स की बुक्स में एंट्री नहीं करेंगे, एक्स क्योंकि ओनर है। हम एंट्री किसकी बुक में करेंगे, बिजनेस एंटिटी की बुक में एंट्री होगी। एक्स एज एन इंडिविजुअल एंटिटी इसकी बुक में एंट्री नहीं होगी, इसलिए सेपरेट है। इसी कंसेप्ट में एक पूछा जाता है, इसी आधार पे यानी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही जो ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में, किस में पैसा लगा रहा है वो, एक्स ने पैसा लगाया, अपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी माना जाता है, दायित्व माना जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है। बिजनेस के लिए क्या है, ऑब्लिगेशन है। किस चीज़ का ऑब्लिगेशन है, बिजनेस ने ये पैसा जो एक्स ने लगाया है वो बिजनेस ने एक्स को वापस करना है इन फ्यूचर। समझ में आ गई बात। इसीलिए कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए तो वो लाइबिलिटी है। क्यों है बिजनेस के लिए लाइबिलिटी, ड्यू टू द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, क्योंकि बिजनेस एक अलग एंटिटी है। क्योंकि बिजनेस का पैसा नहीं था, वो पैसा किसका था, एक्स का था, तो एक्स के लिए वो एसेट है। एक्स ने उस बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के लिए वो क्या मानी जाती है, लाइबिलिटी मानी जाती है। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें ध्यान रखेंगे प्लीज़, ठीक है। तो ये तो था आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट क्या बोलता है,
मनी मेजरमेंट कहता है कि केवल वही ट्रांजैक्शन हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको मनी में मेज़र किया जा सकता है। जो मनी में मेज़र नहीं होते हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बात करता हूँ कि कोई आप प्रोडक्ट लेके आते हो 10 रुपये का, तो इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर वो लीटर किलो इसमें मेज़र किया जा सकता है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कोई प्रोडक्ट, जैसे हम किसी होटल में खाने जाते हैं, वहाँ पर को हमें क्या मिलता है कि सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत अच्छी सर्विस थी, बहुत अच्छी से, तो अच्छी सर्विस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अच्छी सर्विस को हम ये नहीं बता सकते कितने रुपए की थी। उसी प्रकार से कोई प्रोडक्ट में क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, गंदी है, ख़राब है, तो इसको हम क्या मनी में मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए क्वालिटी हो गया, सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया, तो ये सारी चीज़ें मनी में मेज़र नहीं की जा सकती, इसलिए इनको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो चीज़ को हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, जिसको मनी में मेज़र किया जा सकता है, वही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो सकती है। तो यही बात है, इसमें भी एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। मनी मेजर, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बताता है आपको? देखो, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना बताता है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, कोई भी बिजनेसमैन अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करे तो ये मान के चले कि मेरा बिजनेस सतत यानी कि कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चलता रहेगा। द बिजनेस मस्ट बी गो ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ, वुड कंटिन्यू फॉर द इनडेफिनेटली यानी कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक चलता रहेगा और भविष्य में बंद नहीं होगा। लिक्विडेटेड इन द फोरसेबल फ्यूचर, लिक्विडेटेड का मतलब होता है बंद होना, फोरसेबल फ्यूचर मतलब आने वाले फ्यूचर में वो कभी बंद नहीं होगा। कोई भी बिजनेस इसीलिए तो चलाया जाता है। अगर मुझे पता होगा कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में बंद हो जाएगा तो मैं बिजनेस खोलूंगा ही क्यों? इसीलिए बिजनेसमैन को इस कंसेप्ट के आधार पर हमेशा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए कि वो बिजनेस हमेशा चलता रहेगा फॉर अ इनडेफिनिट टाइम पीरियड। तो ये है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही, ध्यान रखना, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम फिक्स एसेट्स को एक्वायर करते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई फिक्स एसेट 10 साल चलेगी, कोई एसेट्स 5 साल चलेगी, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10 साल, तो वो किसके अकॉर्डिंग है? गोइंग कंसर्न। अगर मुझे पता है कि मेरा बिजनेस 1 साल के लिए बाद बंद हो जाएगा, तो सोचो कि मैं 10 लाख की एसेट्स जो कि 10 साल चलेगी, मैं उसको इन्वॉल्व ही क्यों करूँगा इतना पैसा? ठीक है, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट द बिजनेसमैन एक्वायर द एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। नेक्स्ट आते हैं, ये है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बताना चाहता है कि अगर हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू हम रिकॉर्ड बनाते रहेंगे, तो उसका रिजल्ट कब पता चलेगा? एक ऐसा पीरियड तो होना चाहिए ना जिसमें हम क्या कर सकें, एक डिस्ट्रीब्यूशन तो होना चाहिए जिसमें हम पता चल सके इस पीरियड का प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, इस पीरियड का कंडीशन क्या है, इस पीरियड की कंडीशन क्या है, इस पीरियड की कंडीशन क्या है। तो उस पीरियड के लिए कितना प्रॉफिट या लॉस बिजनेस ने कमाया, कितना परफॉर्मेंस कैसा रहा बिजनेस का, उसको देखने के लिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को बताया गया है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बताता है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अकाउंट्स मेंटेन होंगे जो कि होगा 12 मंथ्स, साल 12 मंथ्स का होगा। ध्यान रखना, मैं साल भर नहीं बोल रहा हूँ, जनवरी टू दिसंबर भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 12 मंथ्स का कोई भी एक पीरियड हो सकता है जिसमें अकाउंट्स बनाए जाएंगे और एट द एंड ऑफ दैट वन पीरियड द रिजल्ट में बी डिस्क्लोज। सपोज एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आप स्टूडेंट हैं, अगर सोचो कभी एग्जाम ही नहीं होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस को कैसे पता चलेगा कि आपने परफॉर्म कैसा किया किस क्लास में? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद एग्जामिनेशन रखते हैं। एग्जामिनेशन को इवेल्युएट किया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि आप अगली क्लास में जाने के लिए क्या हैं, ठीक हैं, उचित हैं या नहीं है। वैसे ही हर एक बिजनेस का भी एक टाइम पीरियड होता है जिसमें उसको इवेल्युएट किया जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि आगे आने वाले सालों में उसकी परफॉर्मेंस क्या होने वाली है, फ्यूचर के क्या गोल होंगे, फ्यूचर की क्या प्लानिंग होगी। तो वो टाइम पीरियड होता है 12 महीने का। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड, ये ध्यान रखेंगे। टैक्स के लिए भी ज़रूरी है, कुछ कंपल्शन भी है इसमें कि बनाना ज़रूरी है अकाउंटिंग पीरियड का 12 महीने में, क्योंकि हमें टैक्स भी पे करना होता है, उसी में अकाउंट्स भी क्लोज करने हैं, तो पता तो चलेगी भाई आखिर आपका उस पीरियड में प्रॉफिट कितना हुआ। इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होगा, कम से कम 12 महीने का। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट में। तो कॉस्ट कंसेप्ट में क्या है, द कॉस्ट कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स
एट देयर परचेज प्राइस। तो कॉस्ट कंसेप्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने जो भी एसेट्स खरीदी हैं उसको उसी प्राइस में लिखना है जिसमें आपने वो खरीदी हैं, उसको प्राइस बढ़ा के नहीं लिखना है आपने, ठीक है। उसी कॉस्ट में लिखा जाएगा जिसमें उसको आपने क्या करा है, खरीदा है। तो इसीलिए ध्यान रखना, कॉस्ट कंसेप्ट में मार्केट प्राइस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता जब भी एसेट्स की बारी आती है, एक्सेप्ट स्टॉक। स्टॉक को छोड़ के बाकी एसेट्स को किस वैल्यू पे लिखा जाएगा, उसके उसके परचेज प्राइस पे। स्टॉक के लिए क्या होता है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेसर, ठीक है, जो भी कम हो उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। आगे हम देखेंगे, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं इसने, आगे आप देखिएगा। हाँ, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में हम देखेंगे, अब यहाँ से आपके क्या होते हैं, थ्योरी न्यूमेरिकल का एक शुरुआत सी हो जाती है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू होंगे। डुअल एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट्स होंगे जो कि आपकी दो जगह इंपैक्ट करेगा। इसीलिए इसके लिए एक इक्वेशन बना रखी है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी, एवरी ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट यानी कि इक्वलाइज दिस इक्वेशन। हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन इसको इक्वल बनाएगा, दो जगह इम्पैक्ट करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो सपोज करते हैं, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या होता है किसी बिजनेस में, बिजनेसमैन ने पैसा लगाया। एक आदमी था जिसने 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए, 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, क्लियर हो गया, ठीक है। तो बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास हम क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड हमने किस में करना है, बिजनेस में करना है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, बिजनेस के पास क्या आ रहा है, बिजनेस के पास आ रहा है कैश 10 लाख रुपए। और कैश क्या होती है, एसेट्स होती है। तो एसेट्स में क्या हो गए, 10 लाख रुपए बिजनेस के बन गए। लेकिन ये 10 लाख रुपए जो बिजनेस के पास एज एन एसेट आए हैं, वो बिजनेस का पैसा तो है नहीं, वो पैसा किसका है, ओनर का है। सेपरेट एंटिटी एजम्पशन जिसे हम बोलते हैं, वो ओनर का पैसा है। तो इसीलिए बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई, यानी कि एक लाइबिलिटी भी बन गई कि ये जो पैसा है हम किसको वापस करें। बिजनेस की एक लाइबिलिटी बन गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, ये पैसा किसको वापस करना है, अपने ओनर को वापस करना है। इसीलिए ये लाइबिलिटी में भी आएगा, लेकिन लाइबिलिटी में से इंटरनल लाइबिलिटी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल में भी 10 लाख, एसेट में भी कैश के रूप में 10 लाख, तो यानी कि दो इम्पैक्ट हो गए ना। तो 10 लाख इक्वल्स टू 10 लाख, यानी कि हमेशा इक्वेशन को क्या बनाए रहेगा, बराबर बनाए रहेगा। क्लियर होगी बात। फिर देखते हैं, अगर मान लिया जाए आपने क्या करा, आपने फिर फर्नीचर खरीद लिया, 10 लाख में से 2 लाख का फर्नीचर खरीद लिया। तो 2 लाख का अगर फर्नीचर खरीदा तो आपको पता है कि 2 लाख रुपए भी तो जाएंगे, 2 लाख रुपए जाएंगे। तो एसेट्स में आपके पास कैश था 10 लाख रुपए, 10 में से 2 लाख रुपए चले गए तो कितने रुपए बचे, 8 लाख। 8 लाख का कैश बचा आपके पास, लेकिन वो 2 लाख गए कहाँ, वो 2 लाख फर्नीचर खरीदने में गए। तो क्या फर्नीचर एसेट नहीं है, बिल्कुल है। तो फर्नीचर के रूप में प्लस 2 लाख और आ गए। तो यानी कि 2 लाख रुपए जो कैश जा रहा है वो कन्वर्ट हो जा रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, फर्नीचर के फॉर्म में। एसेट तो दोनों ही हैं लेकिन नेचर अलग अलग है, एक है कैश, एक है फर्नीचर। तो 8 लाख का आपके पास कैश बचता है, 2 लाख का फर्नीचर बचता है। उस केस में भी आपके पास 10 लाख रुपए ही एसेट होती है, और 10 लाख रुपए इक्वल्स टू 10 लाख रुपए की कैपिटल। तो यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस का, वो इसकी इक्वेशन को बनाए रखने का काम करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये है अकाउंटिंग यानी डुअल एस्पेक्ट, यानी कि दोहरा क्या होता है, उसका ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट होता है। क्लियर हो गई बात। चलें आगे देखते हैं, रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। क्या है ये रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। आज के लिए इतना ही है। आज आप इसको क्या करो, रिवाइज करो। यहाँ से हम ये कल स्टडी करेंगे, ठीक है। और बाकी जो थ्योरीज है उसको नोट कर लेना, और इसके नोट्स ज़रूर बनाना अच्छे से। और ये हम कल स्टडी करेंगे पूरा, ठीक है, अच्छे से समझना।